हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइंस में ही अगला टॉपिक देखेंगे। विद्युत संचरण व वितरण लाइनों में उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलेटर निम्न प्रकार हैं। जैसा कि चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, उसमें जो भी हम इंसुलेटर यूज करते हैं वो कई तरह के होते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पिन इंसुलेटर। पिन टाइप यहाँ पे पिन इंसुलेटर को दिखाया गया है चित्र में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो पिन इंसुलेटर होता है इसके टॉप पे एक ग्रूव बना होता है जिसमें हम जो भी कंडक्टर होता है उसको स्थापित करते हैं। और ये पोर्सलिन का बना होता है, पोर्सलिन का ये बना होता है। और यहाँ पे जो कि एक बोल्ट से स्थापित होता है और इसमें हम नट बोल्ट के द्वारा हम इसे क्रॉस आर्म पर पोल पर स्थापित कर पाते हैं। टाइप जो इंसुलेटर होता है वो लाइन में 33 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए यूज में लाया जाता है। ये 66 किलो वोल्ट तक की वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पिन इंसुलेटर है हम 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं और 66 किलो वोल्ट तक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम 66 किलो वोल्ट तक के लिए हम पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं तो ये ज़्यादा हेवी हो जाता है तथा बल्कि हो जाता है और भारी हो जाता है वज़न में, जिसको कि आधार पे इसे रुक पाना आंधी तूफान में को वियर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज जो है 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी डिस्क इंसुलेटर होता है, क्या होता है डिस्क इंसुलेटर। तो जो भी डिस्क इंसुलेटर होता है या डिस्क के आकार का होता है तथा प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए सामर्थ्य रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी डिस्क इंसुलेटर होता है ये डिस्क के आकार के होते हैं और प्रत्येक डिस्क जो है हम 11 किलो वोल्ट तक के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग के रूप में दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे चित्र में डिस्क इंसुलेटर को दिखाया गया है जो कि स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह से यूज किया गया है। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं वो दो तरह से यूज कर सकते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह और सस्पेंशन इंसुलेटर की तरह। यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर को सस्पेंशन इंसुलेटर की तरह से यूज किया गया है। के रूप में हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला जो होता है स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह से, दूसरा होता है सस्पेंशन इंसुलेटर की तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेन इंसुलेटर की तरह से हम किस तरह से यूज करते हैं इसका। तो जो भी विद्युत संचरण व वितरण लाइन में ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ पर लाइन पर चालकों में तनाव या खींच कर रखने की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में डिस्क इंसुलेटर हॉरिजॉन्टल स्थिति में क्या किए जाते हैं, यूज में लाए जाते हैं तथा स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन हुआ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुआ, तो कहीं कहीं भी ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पे लाइन चालकों में तनाव या फिर खींच कर रखने की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में हम जो भी डिस्क इंसुलेटर है उसको हम स्ट्रेन के रूप में अर्थात माला के रूप में जो है हम एक डिस्क के बाद अगले दूसरा डिस्क जोड़ करके जितने वोल्टेज तक के लिए हमको बनाना होता है स्ट्रेन इंसुलेटर, हम डिस्क को जोड़ते जाते हैं और स्ट्रेन के रूप में हम बनाते जाते हैं। और इस तरह का जो इंसुलेटर फॉर्म होता है इसको हम स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। और वोल्टेज बढ़ने पर डिस्क की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक जो डिस्क होता है 11 किलो वोल्ट के लिए हम यूज करते हैं, अगर हम 33 किलो वोल्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेन इंसुलेटर, तो उसमें जो डिस्क की संख्या है 3 हो जाती है। ऐसे ही हम वोल्टेज बढ़ने पे डिस्क की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं स्ट्रेन के रूप में। स्ट्रेन जो इंसुलेटर होता है डेड एंड पे यूज किया जाता है, लाइन पर शार्प मोड़ देने के लिए यूज किया जाता है, लाइन सेक्शन पर यूज किया जाता है, नदी पार कराने आदि स्थितियों पर यूज किया जाता है।
इसके बाद से हम जो भी सस्पेंशन इंसुलेटर है उसके बारे में देखेंगे। तो सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है? लाइन की वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ पिन इंसुलेटर की संरचना जटिल, भारी व महंगी हो जाती है। ठीक है, 66 किलो वोल्ट के ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं। अतः जो डिस्क इंसुलेटर है स्ट्रिंग के रूप में वर्टिकली यूज में लाए जाते हैं। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ ही 11 किलो वोल्ट पर इस स्ट्रेन में एक डिस्क एक इंसुलेटर और बढ़ा दिया जाता है। तो जो भी पिन इंसुलेटर होता है, हमको पता है कि वोल्टेज के साथ साथ पिन इंसुलेटर की संरचना क्या होती है, जटिल होती जाती है, भारी होती जाती है और महंगी भी हो जाती है। तो 66 किलो वोल्ट के ऊपर हम इसलिए इसको यूज नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से निदान पाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डिस्क इंसुलेटर है उसको सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर के रूप में हम यूज करते हैं। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ हम डिस्क की संख्या बढ़ाते जाते हैं और इसको हम वर्टिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इंसुलेटर है इसको हम बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर। तो जो साइकिल इंसुलेटर होता है एक रील प्रकार की संरचना होती है जिसको सामान्यतः डी क्लैंप या आई क्लैंप के साथ यूज में लाया जाता है। इन्हें पिन टाइप इंसुलेटर की भांति बोल्ट की सहायता से क्रॉस आर्म पर स्थापित किया जाता है। चित्र में क्लैंप पर साइकिल इंसुलेटर को दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये लाइन में डेड एंड पे यूज किया जाता है और शार्प लाइन में शार्प मोड़ पे यूज किया जाता है। नदी क्रॉस करते में यूज किया जाता है। यहाँ पे चित्र में अनुप्रस्थ क्रॉस आर्म पर साइकिल इंसुलेटर को दिखाया गया है जो कि आई क्लैंप पे स्थापित है। जैसे इससे पहले हमने जो इंसुलेटर बताया था वो डी क्लैंप पर स्थापित साइकिल इंसुलेटर था। इसका यूज लो वोल्टेज लाइन में किया जाता है। यह लाइन के अंतिम छोर पर लाइन के सीधे मोड़, नदी पार आदि स्थिति में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी साइकिल इंसुलेटर है किस तरह से हम ये एक रील की प्रकार की संरचना होती है जिसको सामान्यतः हम डी क्लैंप या फिर आई क्लैंप के साथ यूज में लाते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर की भांति बोल्ट की सहायता से इसे क्रॉस आर्म पर स्थापित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा इंसुलेटर जो कि स्टे इंसुलेटर की तरह से यूज किया जाता है। यह इंसुलेटर जो होता है स्टे वायर पर तार को आधार लाइन से इंसुलेशन के लिए यूज में लाया जाता है। तो जो भी इंसुलेटर होता है या इंसुलेटर ये स्टे वायर पर तार को आधार लाइन से इंसुलेशन के लिए यूज में लाते हैं। चित्र में स्टे इंसुलेटर को दिखाया गया है जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में। जो भी वायर है, वायर को लाइन आधार लाइन से इंसुलेशन के लिए यूज में हम लाते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट इंसुलेटर। स्प्लिट इंसुलेटर क्या होता है? लो वोल्टेज लाइन में गार्ड वायर व्यवस्था के लिए लूप गार्ड स्थापित किए जाते हैं जिसका एक सिरा न्यूट्रल कम अर्थ वायर पर एक इंसुलेटर लगाकर स्थित किया जाता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे स्प्लिट इंसुलेटर की व्यवस्था को दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं निम्न वोल्टेज लाइन में जो भी हम फेज वायर होता है उसमें स्प्लिट इंसुलेटर का यूज करके जो भी न्यूट्रल या फिर अर्थ वायर होता है उससे किस तरह से हम कनेक्ट किए हुए हैं जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इसका सम्मुख और पार्श्व दर्शन दिखाया गया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वो है कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है विद्युत लाइन का वह अंग जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है कंडक्टर लाइन कंडक्टर कहलाता है। ओवरहेड लाइन में
इन लाइन कंडक्टरों को इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। जो भी लाइन कंडक्टर होते हैं इनको इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। और विद्युत लाइन के जो कंडक्टर होते हैं इनमें निम्न गुण होने चाहिए। पहला ये कि उन्हें उच्च चालकता व निम्न प्रतिरोधकता वाला होना चाहिए, अर्थात ऐसे कंडक्टर यूज करना चाहिए जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो तथा रजिस्टिविटी क्या हो, लो हो। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निम्न होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम बढ़े, उसके रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन कम हो। इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निम्न होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसमें लंब प्रसार गुणांक है वो कम होना चाहिए, अर्थात जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका जो लीनियर रूप से जो इसका एक्सपेंशन है वो कम हो, लंबाई में इसकी वृद्धि क्या हो, टेम्परेचर के साथ कम हो। और जो भी पदार्थ सस्ता और सरलतापूर्वक प्राप्त होना चाहिए, ऐसे कंडक्टर हम यूज करना चाहिए। ऐसे मटेरियल का कंडक्टर जो कि सरलता से सस्ता और सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके हमें। इन्हें निम्न आपेक्षिक घनत्व वाले पदार्थ का होना चाहिए ताकि हल्के हों। सामान्य वातावरण के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। चालक जो नम्य हो, फ्लेक्सिबल हो, वह सरलतापूर्वक जोड़े जाने योग्य होना चाहिए। तो ये जो भी कंडक्टर हम यूज करेंगे उसमें ये सारे प्रॉपर्टी होने चाहिए। यहाँ पे हम मेन कंडक्टर मटेरियल के बारे में जानेंगे। लाइन चालकों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य पदार्थ निम्न प्रकार है। इसमें पहला जो है वो कॉपर है, तांबा है। 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसकी प्रतिरोधकता जो होती है जो कि बहुत कम है। और 8.93 विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी होती है तथा इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 16.9 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध ताप गुणांक तथा 40 kg पर mm² अधिकतम तन्य सामर्थ्य वाले कठोर कर्षित तांबे के तार का उपयोग लाइन चालक के रूप में होता है। तांबा लाइन चालक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है, परंतु महंगा व आयातित पदार्थ होने के कारण लाइन चालक के रूप में तांबे का यूज सीमित हो गया है। तो यहाँ पे जो भी कापर वायर है, कापर जो भी मटेरियल है उसके ये सारे प्रॉपर्टीज जो कि पाए जाते हैं। क्योंकि जो कापर होता है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका वेट बढ़ जाता है और इसका ये कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसका यूज हम ज़्यादातर नहीं करते हैं। और ये आयातित होता है, अर्थात हम इसे बाहर से मंगाते हैं। नेक्स्ट जो कंडक्टर है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता जो होती है वो कापर से थोड़ा ज़्यादा होता है। 2.87 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है तथा इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है 2.7 होता है, जो कि कापर से थोड़ा कम होता है। और इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है 23.8 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस होता है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.0035 पर डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध ताप गुणांक तथा 15 kg पर mm² अधिकतम तन्य सामर्थ्य वाला एल्युमिनियम तांबे की अपेक्षा केवल लगभग 60% चालकता रखता है, परंतु चालकता की श्रेणी में तांबे के तुरंत बाद आता है, अर्थात जो कंडक्टिविटी होती है ये कापर से थोड़ा सा कम होता है और सेकंड नंबर पे इसकी कंडक्टिविटी होती है अन्य कंडक्टर की अपेक्षा। तो एल्युमिनियम पदार्थ पर्याप्त मात्रा में व सस्ते में उपलब्ध होता है
और चालकता में तांबे के अतिरिक्त अपेक्षाकृत सर्वोत्तम होने के कारण लाइन चालकों के रूप में इसका उपयोग तांबे के स्थान पर भी किया जा रहा है। इसकी एकमात्र कमी यह है कि इसकी यांत्रिक सामर्थ्य मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत कम होती है, जो कि तांबे की अपेक्षा लगभग 45% ही होता है। इसलिए हम जो भी एल्युमिनियम जो कंडक्टर होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं। निम्न वोल्टेज लाइन के लिए लड़ीदार यानी कि स्टैंडर्ड पूर्ण एल्युमिनियम चालक, स्टैंडर्ड ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर या फिर ACC प्रकार के लाइन चालक उपयोग में लाए जाते हैं, परंतु लंबे स्पैम की लाइन के लिए ये चालक पर्याप्त यांत्रिक शक्ति के न होने के कारण उपयोग योग्य नहीं होते हैं। इसके लिए चालक में कोर के रूप में इस्पात का तार लगाकर इस्पात प्रतिबलित स्टील रेनफोर्स्ड संरचना बनाई जाती है, जो लगभग 1.5 गुना अधिक शक्ति वाला हो जाता है। और इस्पात प्रतिबलित एल्युमिनियम चालक एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड या फिर ACSR लाइन चालक कहलाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो भी ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है लो वोल्ट के लिए, जबकि लंबे स्पैम के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम स्टील रेनफोर्स लगा देते हैं जिससे कि कोर के रूप में, जिससे कि ये जो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स कहलाता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 1.5 गुना अधिक हो जाता है। फिगर ए में सॉलिड कंडक्टर को दिखाया गया है जिसका ओवरऑल जो डायमीटर है कैपिटल D है, जबकि फिगर नंबर बी में हम देख पा रहे हैं कि जो भी कंडक्टर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ पे जो कोर है स्मॉल d डायमीटर है और जो ओवरऑल स्टैंडर्ड कंडक्टर की जो डायमीटर है कैपिटल D है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी इस्पात का जो तार है वो बीच में होता है, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, जबकि जो पतले पतले जो तार होते हैं स्टील तार के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लपेटे होते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो भी लाइन चालक की संरचना निम्न रूप में होती है, जो कि फिगर नंबर 1 में जैसा कि हमने बताया कि सॉलिड कंडक्टर होता है, जो फिगर बी है स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है। जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं वो एक ही तार उपयोग में लाया जाता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइन की विद्युत वहन क्षमता करंट कैरिंग कैपेसिटी पर आधारित होती है। चालक के मोटा होने के कारण इस प्रकार के लाइन चालकों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। यही कारण है कि मोटे लाइन चालक ठोस के रूप में न होकर के स्टैंडर्ड रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी करंट का मान बढ़ते जाने पे हम कंडक्टर की जो डायमीटर है बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं वो मोटा होने के कारण इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है। इसलिए हम इन चालकों को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यूज करते हैं, जिससे कि इनकी कंडक्टिविटी भी बनी रहती है और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिससे कि इनको मोड़ने पे बार बार टूटने का भय नहीं रहता है। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर की संरचना के बीच में एक स्टील कोर तार यूज होता है। इसके ऊपर से अन्य तार लिपटे रहते हैं। कोर तार के ऊपर कई तार परतों में हो सकते हैं ताकि लाइन चालक के लिए आवश्यक परिच्छेद प्राप्त किया जा सके, क्रॉस सेक्शन प्राप्त किया जा सके। स्मॉल d डायमीटर के चालकों से निर्मित n परतों वाले स्टैंडर्ड कंडक्टर में कुल कंडक्टरों की संख्या कैपिटल N इक्वल टू होता है 3 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस स्मॉल n ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 होता है, तथा इस प्रकार निर्मित स्टैंडर्ड कंडक्टर का प्रभावी इफेक्टिव जो डायमीटर कैपिटल D जो होता है वो ब्रैकेट में 2 स्मॉल n प्लस 1 इंटू D के बराबर होता है। इस प्रकार की चालक संरचनाएं चित्र 5.23 में दिखाई गई हैं, जैसा कि अभी पीछे ही हमने जो कि बताया था। इसके बाद आता है कि जो भी स्टील जो मटेरियल का जो कंडक्टर हम बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इस्पात की
चालक तांबे की अपेक्षा लगभग 13% ही होती है, परंतु यांत्रिक शक्ति लगभग 120 केजी पर एमएम स्क्वायर होती है, अतः सामान्य रूप से लाइन चालक के लिए उपयुक्त नहीं है। जंग के प्रभाव से रक्षण के लिए इसे गैल्वेनाइज्ड कर दिया जाता है। इसका उपयोग ACSR चालक के क्रोड के रूप में, उच्च वोल्टता के लंबे पार्टों में चालक के रूप में, भू तार, टेक तार, केबल कवच आदि के लिए किया जाता है, जैसा कि हम देख पाते हैं। इसके बाद जो अगला मटेरियल है वो फास्फर ब्रॉन्ज है। अधिक लंबे लाइन स्पैम व अमोनिया जैसी हानिकारक गैसों वाले वायुमंडल में लाइन चालक के रूप में फास्फर ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। अर्थात इस फास्फर ब्रॉन्ज से बने कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको ज़्यादा लंबा स्पैन और अमोनिया जैसी गैस हानिकारक जहाँ गैसें होती हैं वहाँ पे हम फास्फर ब्रॉन्ज से बने कंडक्टर ही हम यूज में लाते हैं। इस प्रकार के लाइन चालकों में कैडमियम तार की स्टैंडर्ड चालक संरचना में कुछ तार फास्फर ब्रॉन्ज के भी होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे त्वरित रोधक लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है। जैसा कि आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि लाइटिंग अरेस्टर बताया जा चुका है कि जो लाइटिंग अरेस्टर वे रोधक युक्तियाँ होती हैं जो कि विद्युत प्रदाय जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के लाइन व उपकरणों की आकाशीय विद्युत या त्वरित से रक्षा करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर यूज करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर एक ऐसी युक्ति होता है जो लाइन की सामान्य वोल्टता पर लाइन चालक व अर्थ के बीच ओपन सर्किट की स्थिति रखती है, परंतु आकाशीय विद्युत आदि के प्रभाव से जब लाइन पर उच्च वोल्टता आती है तो यह युक्ति इस वोल्टता के लिए निम्न प्रतिबाधा पथ प्रोवाइड करता है और लाइन पर प्राप्त यह हाई वोल्टेज लाइन चालक से लाइटिंग अरेस्टर के द्वारा अर्थ हो जाता है। जो भी जो भी त्वरित रोधक क्षण अंतराल, एयर गैप, गोला अंतराल, श्रृंग अंतराल, बहु अंतराल, मल्टी गैप, बरके, आवेग, विद्युत विश्लेषीय, ऑक्साइड फिल्म, थायराइड, निर्वासन तथा बल्ब प्रारूपी आदि अनेक रूपों में उपलब्ध व उपयोग में। यहाँ पे जो लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर को 3 रूपों में दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो भी लाइटिंग अरेस्टर है इसमें एयर गैप होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में बुशिंग हम यूज करते हैं और इसके ऊपर जो होता है वो ओवरहेड लाइन कंडक्टर होता है और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हम बसिंग का यूज करते हैं और फिर हम उसको निचले हिस्से को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट क्या होता है? लाइन के प्रत्येक लाइन आधार पर कम से कम 3.4 मीटर की ऊंचाई पर एक डेंजर प्लेट लगी होती है जिस पर लाइन की वोल्टता तथा खतरे का निशान व शब्द अंकित होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे फिगर में ये दिखाया गया है कि पहले फिगर में खतरा लिखा हुआ है, फिर खतरे का संकेत दिया हुआ है और सावधान लिखा हुआ है और 400 वोल्ट लिखा हुआ है। दूसरी फिगर में भी ऐसे ही खतरा लिखा हुआ है, फिर 11 किलो वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है, फिर सावधान के लिए कहा गया है। फिर हम ऊपर चढ़ने से रोक युक्ति एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अनधिकारिक रूप से लाइन आधार पर चढ़ने से रोकने के लिए लाइन आधार पर कम से कम 2.5 मीटर की ऊंचाई पर कटीला गैल्वेनाइज्ड आयरन तार लिपटा रहता है। यह तार बारबेट तार कहलाता है। बारबेट तार की जो लपेट होती है लगभग 90 सेंटीमीटर दूरी तक लपेटा जाता है पोल पर। तो जो भी एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है या एक तरह का तार ही होता है जो कि नीचे से आधार से लगभग 2.5 मीटर की ऊंचाई पर जीआई तार का बना हुआ बारबेट तार होता है और ये 90 सेंटीमीटर की
मोटाई तक ये लगभग लपेटा जाता है ताकि कोई पोल पर अनाधिकृत रूप से न चढ़ सके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बर्ड गार्ड। तो चूँकि हम नाम से ये स्पष्ट है कि जो बर्ड गार्ड होता है यह लाइन आधारों पर पक्षियों को बैठने से लघु परिपथ या फिर अर्थ फाल्ट होने की संभावना होती है। इसके लिए इस्पात के खंभों पर इंसुलेटर 125 क्रॉस 1250 गुणे 150 mm की लकड़ी के टुकड़ों पर स्थापित किए जाते हैं। ये लकड़ी के टुकड़े पक्षी रक्षक कहलाते हैं, बर्ड गार्ड कहलाते हैं। टावरों पर लगाए जाने वाले बर्ड गार्ड जस्तीकृत इस्पात की इस प्रकार की संरचना होती है कि पक्षी उन पर न बैठ सकें। उन्हें स्टेन इंसुलेटर के ठीक ऊपर क्रॉस आर्म पर लगा दिया जाता है। कुछ स्थानों पर जहां पक्षी अधिक होते हैं वहां पक्षियों के जंपर पर बैठने से इनके खंभों को छू जाने की संभावना होती है। पक्षियों से रक्षण के लिए ऐसे स्थानों के जंपरों पर विद्युत रोधन मनके लगा दिए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति न आने पाए। उसके बाद से चालकों पर ज्वाइंट जोड़ व जंपर कैसे हम यूज करते हैं। चालकों का सीधा जोड़ बनाने के लिए एक जोड़ पर दो जोड़ स्लीव उपयोग में लाई जाती है और चित्र 5.26 एक ही भांति दोनों सिरों को स्लीव के अंदर लैप स्थिति में रखकर दोनों पर 4-4 ट्विस्ट दे दिए जाते हैं। विभाग खंडों पर लाइन चालक जंपर देकर जोड़े जाते हैं। इस प्रकार एक जोड़ चित्र 5.26b में दिखाया गया है तथा एक अन्य जोड़ 5.26c में दिखाया गया है, जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं। चित्र में हम सीधा जोड़ देख सकते हैं किस तरह से यूज किया गया है और उसके बाद से जो विभागीय पोल पर जोड़ दिखाया गया है फिर विभागीय पोल पर भी जोड़ दिखाया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से हम जंपर का यूज करके दो लाइन कंडक्टर को हम जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं। यहाँ पे टेक वायर व्यवस्था को दिखाया गया है। टेक व्यवस्था के जो भी पार्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। टेक तार हेतु भू स्थापन व्यवस्था चित्र 5.30 में दिखाया गया है। टेक तार को लाइन आधार से विद्युतया आइसोलेट रखने के लिए भूमि से कम 3.048 मीटर यानी कि 10 फीट की ऊंचाई पर स्टे इंसुलेटर का यूज किया जाता है। टेक छड़ व्यवस्था, टेक पृथक्कारक बंधन व्यवस्था तथा थिम्बल की टेक तार बंधन व्यवस्थाएं चित्र में दिखाई गई हैं ABC में। यहाँ पे लो टेंशन लाइन व 11 किलोवोल्ट लाइन के लिए टेक तार 7/10 स्टैंडर्ड वायर गेज व 70 kg F पर mm² कोटि का GI तार एवं 1.5 mm व्यास की स्टे वायर एवं 33 किलोवोल्ट के लिए 7/8 स्टैंडर्ड वायर गेज यूज किया जाता है। 70 kg पर mm² कोटि का GI तार तथा mm³ का GI तार तथा 20 mm व्यास की टेक तार उपयोग में लाई जाती है। किस लाइन आधार पर कितनी टेक संख्या दी जानी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लाइन आधार की स्थिति क्या है और लाइन का झुकाव क्या है। मुख्य लाइन आधारों के लिए अनियमित टेक संख्या नीचे सारणी में दिया जा रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे टेक वायर, थिम्बल, टेक बो, एंचोर नट, क्रॉस हेड, टेक छड़, एंचोर प्लेट आदि दिखाया गया है। टेक तार को दिखाया गया है, टेक इंसुलेटर को दिखाया गया है, फिर GI थिम्बल को भी दिखाया गया है, टेक तार बंधन दिखाया गया है, टेक तार को दिखाया गया है। ये सारे डिफरेंट पार्ट हैं स्टे वायर के। यहाँ पे विभिन्न लाइनों के लिए विभिन्न लाइन झुकावों पर टेक संख्या हेतु एक टेबल दिया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस टेबल में लाइन झुकाव दिया हुआ है और लो टेंशन लाइन के लिए टेक संख्या और किलो वोल्ट लाइन 11 किलो वोल्ट लाइन 33 किलो वोल्ट लाइन दिया गया है।
लाइन आधारों पर सामान्यतः की जाने वाली एक टेक तार व्यवस्था सिंगल स्टे अरेंजमेंट तथा डबल स्टे अरेंजमेंट को चित्र ए और बी में दिखाया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्टेक क्लैंप पोल के सबसे ऊपरी सिरे पर लगा हुआ है। उसके बाद टेक इंसुलेटर लगा हुआ है, फिर टेक वायर यूज किया गया है और पूरा अरेंजमेंट को दिखाया गया है। लाइन पोल दिखाया गया है। डबल स्टे अरेंजमेंट को भी चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है जब टेक तार के भू स्थापन के लिए आवश्यक स्थिति पर भूमि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थितियों के लिए टेक आउट गियर, स्टे आउट गियर प्रकार की टेक व्यवस्था की जाती है, जैसा कि चित्र ए और बी में दिखाया गया है। यहाँ पे स्टे आउट गियर दिखाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों ही फिगरों में।